नमस्कार साथियों। जियोलॉजी वाला यूट्यूब चैनल पे आपका सबका हार्दिक स्वागत है और सबको गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टार्टिंग में। और ये जो पर्टिकुलर सेशन होने वाला है ये जीएसआई प्रीलिम्स को देखते हुए कंडक्ट किया गया एंड इसके अंदर वी विल कवर ऑलमोस्ट सिलेबस लाइक जीएसआई का ऑलमोस्ट सिलेबस जितना भी है उसको कंप्लीट किया जाएगा प्री के अकॉर्डिंग एंड मेंस के अकॉर्डिंग। ये मात्र 90 दिन का एक क्रैश कोर्स के रूप में ही है। जो भी अभी तक नहीं पढ़ पाए या अपनी तैयारी को लूज है, जो ये चाहते हैं कल कर देंगे परसों कर देंगे, इस तरह से अपनी तैयारी को आगे से आगे दे जाते कर रहे हैं, उनके लिए ये क्रॉस। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स की। तो प्लेट टेक्टोनिक्स है क्या? मेन चीज़ ये होता है, जैसे ये देखिए इतने सारे चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। देखो स्क्रीन पे देखिए, यहाँ मार्कर है, ये यहाँ पे देखो मूव कर रहा है। ये एक स्लैब डाउनवर्ड जा रही है, एक स्लैब अपवर्ड राइजिंग हो रहा है। लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये सारी चीज़ें ये क्या है, इस तरह किस चीज़ में देखने मिलता है। आप सब चीज़ें जियोलॉजी से जुड़े हुए नए तो हो नहीं, बट फिर भी अपन सेशन को शुरू करने जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें पहले जानना बहुत ज़रूरी है। प्लेट टेक्टोनिक्स का मेन होता है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स एक तरह की क्या है, ये थ्योरी दी गई है। द थ्योरी दैट अर्थ एक तरह का आउटर सेल होता है अर्थ का। जिस तरह इसमें देखिए आप, ये वाला पूरा आउटर सेल है, ये स्लैब है, ये अर्थ के लेयर का एकदम आउटर सेल है। ये नीचे इनर कोर हो गया, आउटर कोर, मेंटल एंड आउटर लेयर है, ये होगी क्रस्ट। तो क्रस्ट के ऊपर की जो लेयर है, द थ्योरी ऑफ द अर्थ, इन द the theory outer cell earth outer cell is divided into very large part, is divided into large slabs of solid rock. The theory that Earth's outer cells is divided into large slab of a solid rock is called a plate. इसको हम बोल सकते हैं एज ए कंसिडर कर सकते हैं प्लेट। अब प्लेट होता है क्या, जैसे प्लेट का मीनिंग यही हुआ कि थ्रू विच माउंटेन आर फॉर्म। प्लेट टेक्टोनिक्स का मतलब ही यही हुआ कि फॉर्म में माउंटेन रेंज। इन दिस वीकेंड जैसे कि एज लाइक देख रहे हो आप, अर्थ का सॉलिड आउटर लेयर होती है, जैसे ये पूरी अर्थ होगी। अब इस अर्थ के साइड में ये पूरे आउटर लेयर है, सॉलिड लेयर है, तो ये किसके ऊपर मूव करी, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। एंड जो ये लेयर कौन सी हुई, ये होती है
लिथोस्फेरिक। लिथोस्फेयर और इस जितनी भी स्लाइडिंग कर रही है विच इंक्लूड द अपर मोस्ट प्लेट हॉरिजॉन्टली मूव ओवर द एस्टर्नोस्फेयर। ये प्लेट क्या हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है इस तरह से। तो ये मूव करने वाली जगह ये कौन सी होती है, ये एस्टर्नोस्फेयर के, ये एस्टर्नोस्फेयर पे क्या है प्लेट इजीली मूव कर रही है। प्लेट आर हॉरिजॉन्टली मूविंग ऑन ए ओवर एस्टर्नोस्फेयर। जो प्लेट टेक्टोनिक्स होता है वो किसके ऊपर, प्लेट हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। अब बात करते हैं कि प्लेट फॉर्म कैसे हुई, हाउ प्लेट आर फॉर्म। अब इतनी सारी प्लेट, आप जैसे ये प्लेट है, मूव कर रही, सेकेंड प्लेट इस तरफ से। तो जब दोनों प्लेट आपस में कोलाइड हो गई, ये हो गई कोलाइडल। कौन सी प्लेट बाउंड्री, कोलाइडल, या इसको बोल सकते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो एक प्लेट वन साइड से एंड अनदर इज ए पुल अपार्ट नहीं होगी। क्या हो रहा है इसमें, प्लेट रिप अपार्ट तो होता है। तो जब प्लेट रिप अपार्ट कब होगी, जब प्लेट क्या होगी एक दूसरी प्लेट से दूर जा रही होती, वो तो होगी डाइवर्जेंट। बट प्लेट आर कोलाइड, मतलब प्लेट क्या हो रही है एक दूसरे को आके आपस में टकरा रही, वो होता है, वो प्लेट हो जाती कन्वर्जेंट। तो ये वाली अपनी है कन्वर्जेंट प्लेट। बट ये फॉर्म कैसे होती है, फॉर्म होने का इसका एक रीजन है। जैसे ये कूलर पार्ट है, ये पूरा अर्थ का क्या सॉरी एकदम कूल पार्ट है, बट इसके नीचे एस्थेनोस्फेयर क्या, इसमें एस्थेनोस्फेयर में हीट है। एंड ये हीट कहाँ से जनरेट हुई, हीट इज जनरेटेड ड्यू टू रेडियो एक्टिव प्रोसेस। अर्थ के जो बेनिएट में आप कोर मेंटल पढ़ते हो, कोर मेंटल के अंदर जो इतने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, जिसकी वजह से क्या होता है हीट डाउनवर्ड टू अपवर्ड राइजिंग हो रही। और ये अपवर्ड राइजिंग हो जाने की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे प्लेट के इंटीरियर के अंदर ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है। तो जो ऊपर वाली प्लेट है अपर लेयर, जिसको आप कूलर लेयर बोल सकते हैं, एकदम कूल या क्रस्ट भी कह सकते हैं। तो कूलर लेयर पार्ट ऑफ ए अर्थ क्रस्ट, कूलर लेयर किसकी पार्ट है, पार्ट ऑफ ये अर्थ क्रस्ट का एकदम एजिटिवली पार्ट है। जो क्या हो रही पुल डाउनवर्ड, ये यहां से खींच रही है पुल डाउनवर्ड, पुलिंग डाउनवर्ड इनटू ए वार्मर मेटल। जितने भी कोल्ड कूलर है, ये तो कोल्ड कोल्ड चीज कूलर डाउनवर्ड, ये यहाँ डाउनवर्ड हो रही है। और डाउनवर्ड होकर किसके अंदर जा रहा है, इन्हें मेंटल वार्मर मेंटल, ये जैसे वाला एरिया हो गया मेंटल वाला एरिया जाए नीचे, तो मेंटल तो नीचे हीट है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो कूलर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट वाज पुल्ड डाउनवर्ड इनटू ए वार्मर मेंटल एंड डैमेज। और वार्मर मेटल के नीचे जा रहा है तो ये क्या डैमेज करा, डैमेजिंग एंड वीकनिंग सराउंडिंग क्रस्ट। तो ये जैसे ये डाउनवर्ड जा रहा है ना, तो डाउनवर्ड जाने की वजह से क्या हो रहा है, ये सराउंडिंग मटेरियल है ना आसपास का ये पूरा ये वाला एरिया क्या हो रहा है डैमेज हो जाता है। और डैमेज होने की वजह से हो सकता है यहाँ पे थ्रस्टिंग हो जाए, फॉल्टिंग की हो जाए, फोल्डिंग हो सकती है। तो मैंने ये सारे जियोलॉजिकल फीचर्स या अर्थ के क्रस्ट के सराउंडिंग आपको देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं प्लेट क्यों मूव करती है। प्लेट मूव करने की वजह क्या है, रेडियो एक्टिव हीट। दूसरी बात हो सकती है अपने विद इन प्लेट के इंटीरियर, और प्लेट रेडियो एक्टिव हीट आती कहाँ से, यहाँ पे इंटीरियर अर्थ के इंटीरियर से रेडियो एक्टिव हीट अपर साइड सरफेस पे आ जाने की वजह से क्या होता है कि नीचे हाई अमाउंट में हीट होता है। हाई हीट हो जाने की वजह से वहाँ पे जो मेंटल से जो हीट निकलता है वो डाउन वार्मर हीट मेंटल को पुल डाउनवर्ड कर देती है कूलर पार्ट को, जो कोल्ड एरिया उसको डाउनवर्ड करेगी। और कोल्ड कूलर एरिया कौन सा है, क्रस्ट। तो क्रस्ट किसके डाउनवर्ड जा रही है। तो इसी वजह से क्या शुरू होता है टेक्टोनिक प्रोसेस, ड्यू टू फॉर्म में टेक्टोनिक प्रोसेस।
टेक्टोनिक्स प्रोसेस मतलब आप बोल सकते हो इसको इंटरैक्शन बिटवीन डिफॉर्मेशन ऑफ रिजिड प्लेट। डिफॉर्म टेक्टोनिक प्रोसेस क्या है? एक तरह वो प्रोसेस इंटरेक्शन बिटवीन डिफॉर्मेशन ऑफ रिजिड प्लेट। ये जो प्लेट थी ना पूरी हॉल और के बीच में एक प्लेट से इंटरेक्शन हो गई दूसरी प्लेट अनदर प्लेट, तो इन्होंने क्या बनाया यहाँ इस प्लेट ने वन प्लेट कोलाइड टू ईच अदर फॉर्म ए डिफॉर्म रॉक। क्या हो गई यहाँ की डिफॉर्म हो गई, जो फॉर्मेशन हो रहा था पूरा नया चेंजेज और डिफॉर्म हो गया, तो ये रिजिड प्लेट की मूवमेंट हो जाता है। ये क्या हो गया, इसको बोल सकते हैं आप टेक्टोनिक प्रोसेस। बट देखो हम लोग क्या चीज़ समझे, देखो प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है ये जान गए। जैसे कि ये देखो आप वॉल्केनिक आयरन फॉर्म हो रहा है, तो इसमें क्या ये और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम आगे डिस्कशन फर्दर डिस्कस करेंगे। तो क्रस्ट क्या हो डाउनवर्ड गया यहाँ पे, एंड यहाँ नीचे से हीट राइज हो रही है। हीट राइज होने की वजह से यहाँ पे क्या फ्रैक्शन मेल्टिंग वगैरह यहाँ प्रोसेस चला। देन प्लेट टेक्टोनिक्स फॉर्म। बात करते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स का टर्म्स, सबसे पहले ये हुआ क्या। तो सबसे पहले एक टर्म्स जो ये दिया गया ना, प्लेट टेक्टोनिक्स का टर्म्स किसने दिया था, टर्म यूज किया गया सबसे पहले विल्सन के द्वारा प्लेट टेक्टोनिक्स का। बट इसकी थ्योरी किसने पब्लिश की थी, प्लेट टेक्टोनिक्स टर्म्स गिवन बाय एग्जामिन क्वेश्चन पूछता है जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक्स टर्म किसने दिया, विल्सन ने। जबकि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी किसके द्वारा पब्लिश की गई थी, मॉर्गन के द्वारा। इन्होंने 1962 में कर दी थी। फिर एक साइंटिस्ट हुए तो हॉल्म्स ऑथहॉम्स, इनके द्वारा भी 1930 के अंदर एक थ्योरी दी गई जिसका नाम है कन्वेंशन करंट थ्योरी। कन्वेंशन करंट थ्योरी जैसे कि ये पूरी होल अर्थ है, तो यहाँ से मेंटल के अंदर से क्या हो रही, ये इस तरह की लेयर जो हीट को नीचे से अपराइजिंग कर रहा है डाउनवर्ड टू अपवर्ड, ये हीट क्या कर रही है अपवर्डिंग कर रही है। तो अपवर्डिंग करना ये कन्वेंशन करंट, ये एक तरह की थ्योरी इन्होंने प्रोसेस की थी और ये कंटिन्यूसली मूव होती रह रही, तो जिसकी वजह से प्लेट क्या हो रहा है अपना मूवमेंट कंटिन्यू रख रहे हैं। बट उसके बाद में फिर एक और थ्योरी आई थी, जैसे यहाँ से प्लेट क्या हो रही, ये कन्वेंशन हीट की वजह से मूव हो रही, तो यहाँ से अपराइजिंग हो रहा है, कोई कुछ ना कुछ चीज़ें अपराइजिंग होगी नीचे से लोअर मेंटल से या एस्टर्नोस्फीयर, तो यहाँ पे नई क्रस्ट फॉर्म होती है। कौन सी नई क्रस्ट, और जिसी को MOR बोलते हैं, मिड ओशियनिक रिज, MOR के नाम से जानते हैं मिड ओशियनिक रिज। तो इसी थ्योरी को जाना नाम दिया गया सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। कौन सी थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी किसने दी थी, ये दी गई थी हैरी हेस के द्वारा। ये टर्म्स किसके द्वारा दिया गया, हैरी हेस। ये कब दिया, एवरेज 1940 के अंदर बता दिया गया था। फिर एक साइंटिस्ट हुए थे अपने अल्फ्रेड वैगनर। ये सारे टर्म्स इसीलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि इन टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि अल्फ्रेड वैगनर ने कौन सी थ्योरी दी थी या मॉर्गन ने क्या बताया था। तो अल्फ्रेड वैगनर 1920 के अंदर शायद एक थ्योरी दी था जिसका नाम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी इन्होंने बताई थी। अब इसके अंदर होता क्या है, इन्होंने बताया था एज ए ग्रीनलैंड के निवासी थे ये, तो वैगनर साहब ने बताया था कि अर्थ का जो लैंड मास है ना, अर्थ लैंड मास, ये क्या आ गया स्पेलिंग कहाँ से, अर्थ लैंड मास
उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया था अर्थ लैंडमार्क्स आर ए कांस्टेंट मोशन इन ए कांस्टेंट मोशन, अपने कहीं न कहीं किसी चीज़ के अनुसार वो मूव कर रहा है, बट मूव इनका मोशन हमेशा कंटिन्यूसली है, इन उनका कहना ये था। जैसे कि इंडिया पहले यहाँ मेडागास्कर का हिस्सा हुआ कर रहा है, बट धीरे धीरे यहाँ से मूव करता करता इंडिया कहाँ पहुँच गया, यहाँ, और आके कहाँ टकरा है, यूरेशियन प्लेट से टकरा के यहाँ पे हिमालय का फॉर्मेशन किया था। तो होने की वजह क्या, एक तरह से ये भी कह सकते हैं कॉन्स्टेंट मूवमेंट हो रहा था जिसकी वजह से आगे बढ़ता गया वो चीज़ है। बात करते हैं ओशियनिक रिज। ओशियनिक रिज कहाँ आती है, आप कहीं पे भी ओशियन वाला एरिया के अंदर जहाँ पूरा डाउनवर्ड एरिया है, जैसे एक प्लेट है, ये वाला ही ले लो, आपकी स्लाइड कहाँ गई, अभी एक स्लाइड दे देता हूँ, ये लो, ये पूरा क्या है, डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री है। ये तो डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री वाला जो एरिया, वैसे प्लेट बाउंड्री कितने टाइप की है, 3 टाइप। जैसे मान ली फर्स्ट इज डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मीन मतलब कि जहाँ पे डाइवर्जेंट हो रहा है, जैसे कि एक चीज वन स्लाइडिंग इच अदर, तो यहाँ पे जहाँ डाइवर्जिंग हो रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, वहाँ नया ओशियन बेसिन फॉर्म हो सकता है। जैसे ये वाला, ये डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट हो जाने की वजह से यहाँ नीचे की जो हीट है ना ऊपर आ रहा है, और यही सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी है। यहाँ पे नई क्या आ रही, नई अर्थ क्रस्ट फॉर्म हो रही, जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ बैनियर डाउनवर्ड जा रहा है ये चीज़ें, तो ये नीचे से जो चीज़ है, नीचे से जो मेंटल वाला एरिया वो कहाँ अपराइजिंग हुई ना, अपराइजिंग हो जाने की अपवर्ड मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो ओशियन रिज or the accretion plate boundary where new lithosphere is forming upwelling of a mantle। तो ये क्या हो रहा है, मेंटल का अपवेलिंग हो रहा है। मेंटल अपवेलिंग फॉर्म फ्रॉम, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, आप मिड ओशन, यहाँ पे न्यू लिथोस्फीयर क्रस्ट हो सकता है। तो न्यू लिथोस्फेरिक क्रस्ट कहाँ फॉर्म होगी, ओशियन रिज पे, या फिर आप बोल दो MOR पे, न्यू लिथोस्फेरिक क्रस्ट फॉर्म। तो एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछ ले दिया, ध्यान रखें कंसेप्ट पे जाओ, ना कि आप किसी चीज़ों पे, कंसेप्ट पे जाओगे। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आराम से कोई चीज़ों को समझने में जरूर नहीं, क्वेश्चन कहीं से भी घुमा दे तो एग्जामिनर आप कर सकते हो। तो ये तो है कन्वेंस डाइवर्जेंट। अब बात करते हैं दूसरी प्लेट बाउंड्री कौन सी थी, कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट में तो वन इज स्लाइड टू इच अदर, एक प्लेट इस तरफ से आ रही है, सेकेंड इज मूविंग इन दिस साइड, तो जिसकी सबडक्शन जोन हो गया, सबडक्शन जोन हो सकता है या अबडक्शन जोन, या अपवर्ड मूवमेंट की वजह से क्या होगा, यहाँ पे थ्रस्ट ट्रेनिंग हो जाएगी। तो क्या होगा, हिमालय जैसा रॉक बहुत बड़े बड़े पहाड़ फॉर्म हो सकते हैं। तो ये होता है कन्वर्जिंग बाउंड्री के अंदर, स्लाइड टू इच अदर। जबकि थर्ड का नाम एक और होता है जिसका नाम है आपके ट्रांसफॉर्म फोर्स। ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या होता है, प्लेट होती है वो स्लाइड टू इच अदर, प्लेट क्या होगी, प्लेट इज स्लाइडिंग टू इच अदर, कहाँ गई स्लाइड, देखो ये रहा ट्रांसफॉर्म में, देखो ये यहाँ से मतलब पूरा डाउनवर्ड भी नहीं हुआ न ब्लॉकेज हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, मतलब एक दूसरे, एक प्लेट इस तरह से मूव करी, दूसरी वापस इस तरह से, तो एक जगह से दूसरी मूव करने के बीच में जो क्रैक आ गया ना ये वाला, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इसको बोल सकते हो आप ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। अब जहाँ पे ये जो एक्टिविटी हो रही है, चाहे डाउनवर्ड हो चाहे अपवर्ड राइजिंग हो या ट्रेंच का फॉर्मेशन हो, जिस तरह से भी हो रहा है वहाँ पे क्या आता है, हमेशा अर्थक्वेक आकर हुआ, क्या फॉर्मेशन होता है, जैसे यहाँ पे डाउनवर्ड हो रहा ये तो सबडक्शन जोन वाला एरिया, एंड हो जाने की वजह से यहाँ पे क्या, जैसे कॉन्टिनेंटल वाले एरिया में अगर कोई भी अर्थ क्रस्ट के पास में कॉन्टिनेंटल लेयर आके बाउंड्री क्रिएट की, जिसकी वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक अकर हो सकता है। अर्थक्वेक हमेशा नैरो बेल्ट है एक तरह का, और इसके जो इफिसेंटर होते हैं वो मोस्ट ऑफ आपको मिलेंगे ओशियन रीज में, एक तो
ओशियन की रीच होती है, वहाँ मिल जाएगा इसके एपी सेंटर। दूसरे आपको मिल सकते हैं सबडक्शन जोन वाले एरिया, ये वाला, यहाँ पे एपी सेंटर मतलब प्लेट जैसे ही डाउनवर्ड मूव हुई, मोमेंट हो जाने की वजह से प्लेट मूवमेंट होगी तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं अर्थक्वेक आना ही है। और एनर्जी क्या है, एकदम रिलीज होती है अर्थक्वेक में, क्या है नीचे से बेनियर द अर्थ सरफेस एनर्जी रिलीज। तो एनर्जी रिलीज हो जाने की वजह से क्या होता है, मूवमेंट या वाइब्रेशन होता है, सेकिंग ऑफ ए अर्थ, ग्राउंड शेक, जिसकी वजह से आपको थोड़ा अर्थक्वेक फील हो सकता, थोड़ा ज़्यादा, वो तो अब अपने एरिया पे डिपेंड करता है। तो सबडक्शन जोन, तो सबडक्शन जोन वाले हो गया, या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाला एरिया, तो इन जगह पे अर्थक्वेक होता है वो देखने को मिलता है। या फिर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, तो ये वाली जगह होगी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जहाँ बन रहा है ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। या आप बोल लो कोलाइजन जोन, ये जो ये कोलाइडल जोन है, कोलाइजन वाला, इस वाले, तो तीन जगह पे आपको अर्थक्वेक हमेशा देखने को मिलते हैं। छोटे बड़े अर्थक्वेक तो आते रहते हैं। फिर बात करते हैं मेजर प्लेट बाउंड्रीज। प्लेट बाउंड्री की बात की जाए, कितनी प्लेट बाउंड्री है मेजर, 7 मेजर प्लेट बाउंड्रीज। और इनकी साइज की बात की जाए तो कितनी हो सकती है, आपको 10 की पावर 4 किलोमीटर स्क्वायर टू एवरेज, आपको 10 की पावर 8 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब इतना एरिया में आपकी प्लेट इतनी बड़ी हो सकती है। और मैक्सिमम लेस देन 10 की पावर को, ये ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछ ले कि प्लेट बाउंड्री की साइज कितनी हो सकती है। अब 7 मेजर प्लेट बाउंड्री कौन कौन सी है, 7 मेजर प्लेट बाउंड्रीज, जैसे फर्स्ट इज यूरोपियन, यूरोपियन प्लेट। सेकेंड अंटार्कटिका प्लेट, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक प्लेट। तो इनसे क्वेश्चन ये पूछ ले कौन सी प्लेट कोलाइडिंग हो रही है, या किसका कौन सा एरिया मूवमेंट हो रहा है या सिंकिंग हो रहा है, जैसे कि पूछ ले, जैसे कि आपने पहले देखा होगा एक बार जीएसआई का पेपर हुआ था प्रीलिम्स का, जिसके अंदर ये पूछा था कि अफ्रीकन रिफ्ट वैली के बेस पे क्वेश्चन था, रिफ्ट वैली फॉर्मेशन हो रहा है तो रिफ्ट वैली सिंकिंग हो रहा है या अपराइजिंग हो रहा है। जैसे कोई ओशियन होगा तो वो क्या होगा, हो सकता हो तो ओशियन की लेयर, नेक्स्ट क्यों गया, अफ्रीकन वैली, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो ये मेजर मेजर 7 बाउंड्रीज है जिनकी, ये तो होगी मेजर, तो मेजर की ये साइज पूछ लेता है, मेजर प्लेट बाउंड्रीज की साइज कितनी है, तो एग्जाम में एस्टिक मार्क लगा तो ये पूछ ले, तो ध्यान रखें लेस देन 10 की पावर 4 किलोमीटर टू स्क्वायर टू 10 की पावर 8। फिर मेजर के अलावा आती है हमारी इंटरमीडिएट, कौन सी है, अपन प्री कम मैन दोनों पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान न रखें कि मैं प्री की तैयारी कर रहा हूँ और मैन की कर रहा हूँ, तो इतना सारा मैं मैटर क्यों लिखूँ, ये चीज़ भूल के भी गलती नहीं करें। क्योंकि प्री कम मैन, आपका अगर प्री अच्छा जा रहा है तो प्री अच्छा जाने की वजह क्या, आपने मेंस के लिए तैयारी कर रखी तभी तो प्री अच्छा जा रहा, वरना क्यों जाएगा, तो वही चीज़ है। तो प्री कम मैन ही है, ये ना सोचे कि मैं इतना मैटर क्यों लिखूँ, नोट करके लिखो। एंड लिखते लिखते एक स्टेज ऐसा आ जाएगा 4-5 दिन बाद या सप्ताह भर के अंदर आपको खुद को लगेगा हाँ मेरे इतने नोट्स प्रिपेयर हो गए। फिर भी अब दिक्कत हो आप इसके साथ कमेंट कर देना, आई विल प्रोवाइड यू। हाँ कोई भी डिटेल एनालिसिस करना हो कोई एग्जाम क्वेश्चंस का तो ज़रूर बताएं, बट ये भूल के भी गलती ना करें कि लोग हैं ना, स्टूडेंट बहुत हैं जिनको ये सब चीज़ें पता भी है, तो वो यही सोचते हैं कि हम क्यों नोट करें, बट हकीकत एक्चुअलिटी बात ये है
कि जिस तरह से कोचिंग का माहौल होता है ना, तो एक कोचिंग वाला माहौल तो अलग चीज़ है कि आप, क्योंकि उसके अंदर आपके पैसे लगते हैं तो आपको लगता है कि नहीं आप डेडिकेटेड हो कि पढ़ना चाहिए। बट ये चीज़ें क्या है, यूट्यूब पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्टली कोई चीज़ ही नहीं है। तो ऐसा चीज़ ना करें, आप साथ साथ नोट जरूर करता रहें। नोट्स जितने बनाओगे वही आपको एंड टाइम में रिवीजन के लिए मौका देगी। तो इंटरमीडिएट में आएगा फिलिपाइन प्लेट्स, अरेबियन प्लेट, नाजका प्लेट, कोकस प्लेट, कोकस नाम सुना ना, कोकस प्लेट, कैरिबियन प्लेट। कैरिबियन प्लेट कहाँ है पता है, लोकेशन पूछ लेगा कैरिबियन प्लेट या, कैरिबियन प्लेट है आपके ये अमेरिका, दोनों अमेरिका के बीच में देखने को मिलती है। जो वेस्ट इंडीज वाला पार्ट है ना, वो कैरिबियन ही है। स्कॉटिया प्लेट मूव इन, ये मोस्ट ऑफ मूव करती है आपके लो वेलोसिटी जोन में। ये प्लेट जो भी करेगी ना, ये लो वेलोसिटी, ऑन द लो वेलोसिटी जोन। बट ये हाई और बड़े बड़े अर्थक्वेक दे सकती है, ये वाली प्लेट है। बट ये लो वेलोसिटी जोन में होती है और मोस्ट ऑफ कन्वेंशनल करंट होती है। कौन सी मूव होने की वजह क्या है इसमें, कन्वेंशनल करंट। बात करते हैं इसी के साथ कॉन्टिनेंटल मार्जिन। कौन सा, कॉन्टिनेंटल मार्जिन। मार्जिन मतलब उसका जो कॉन्टिनेंट्स था, जैसे कि एक प्लेट है, ये आपस में आगे यहाँ टकराई, यहाँ बन गया आपके थ्रस्टिंग हो गई, अपराइजिंग। तो ये वाला एरिया कौन सा है, ये मार्जिन, ये मार्जिनल एरिया। अब इस मार्जिनल एरिया में क्या होता है कि अर्थक्वेक आता है, पेसिव है या एक्टिव, क्या ये एरिया मूव कर रहा है, तो इन सब चीज़ों को बोल सकते हो आप कॉन्टिनेंटल मार्जिन। कॉन्टिनेंटल मार्जिन की बात करते हैं, ये कितने टाइप के हैं, टू टाइप के। फर्स्ट इज एक्टिव मार्जिन, सेकेंड इज पैसिव। एक्टिव का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई चीज़ मूव एलोंग कर रही, जैसे ये चीज़ है, ये क्या, एक बार जैसे हिमालय, हिमालय का पर्वत कंटिन्यूसली अपराइजिंग हो रहा है, हिमालय माउंटेन। क्यों, इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे जा जा सबडक्ट हो रही है, जिसकी वजह से क्या, और बार बार वो मोमेंट, भले ही सालाना 0.2 mm ईयर पर ईयर ही क्यों नहीं ग्रोथ हो, बट उसकी ग्रोथ हो ही जा रही। तो एक्टिव का अंतर कौन सा आ गया, एक तो सबडक्शन जोन, एस कहाँ गया यहाँ का, सबडक्शन जोन हो गया, या ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, ये वाला एक्टिव जोन। जबकि पेसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन कौन से होते हैं, जैसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता कि, यह नेट में पूछ ले, कॉन्टिनेंटल मार्जिन में एक्टिव एरिया कौन सा है। एक्टिव मार्जिन में आएगा एक तो आपके ये एक्टिव है, जैसे कि या पूछ लेगा सबडक्शन जोन वाला एरिया कौन सा है, तो एडियन माउंटेन, एडियन है, जापान कॉन्टिनेंटल, मार्जिन। या पूछ लेगा जापान आर्क बना हुआ है, एक तरह की, ये कौन सा आर्क है, सबडक्शन जोन वाला है या अबडक्शन बैक आर्क है, या इस तरह से पूछ लेगा क्वेश्चन। जैसे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का अच्छा सा उदाहरण देखा जाए तो सेंट एंड्रीज, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट कहाँ पे देखने को मिलता है, ये कैलिफोर्निया में देखने को मिलेगी आपकी लोकेशन, कैलिफोर्निया। फिर
बात करते हैं सेकंड, पेसिव। कौन सा कॉन्टिनेंटल मार्जिन है? पेसिव। पेसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन अकर अलोंग द एज ऑफ ओपनिंग ओशियन, जहाँ पे ओशियन की ओपनिंग होती ना, जैसे कि कहाँ पे मार्कर, ये चीजें मूव कर रही है एक साइड में, प्लेट क्या है, मूविंग अपार्ट, मतलब एक दूसरे से अलग विपरीत साइड में ये मूव कर रही, मूव करने की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, पेसिव कॉन्टिनेंटल, मतलब कि यहाँ पे कोई इतनी हरकतें आपको देखने को नहीं मिलेगी, मूवमेंट होना करना। अकर अलोंग द एज ऑफ ओपनिंग ओशियन, यहाँ से नया ओशियन भी तो खुल रहा है, थ्रस्टिंग, ये वाली चीजें हो गई। या फिर आपको बताऊं मैं, ओपनिंग ए न्यू ओशियन लाइक, ये रहा ओशियन बेसिन, नया ओशियन बेसिन, ये पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन हो गया। तो ये ओशियन बेसिन न्यू ओपनिंग हो रही ना, ओपनिंग होने की वजह से यहाँ पे क्या हो, ज़्यादा इतनी एक्टिविटी देखने को मिलती नहीं मिलती। अकर अलोंग द, वापस अपन उसी पेज पे चलते हैं जहाँ हम थे, ताकि डेफिनेशन कंटिन्यूसली लिखते रहो। पैसिव, तो पैसिव के अंदर लिख दो आप, मस्त को देखा जाए तो आप ये लिख सकते हो, अकर्स along the edge of opening ocean basin। पैसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन देखा जाए अकर along द एज ऑफ ओपनिंग ओशियन बेसिन, जैसे ये वाला, ये ओशियन में, तो ये वाला एज है ना, इस वाले जगह इसको बोल सकते हो आप पेसिव कॉन्टिनेंटल मार्जिन या पेसिव। तो इसके मिनिमम टेक्टोनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है यहाँ पे। मिनिमम टेक्टोनिक एक्टिविटी, या आप बोल सकते हो इग्नियस एक्टिविटी। तो ये तो होता है आपका कॉन्टिनेंटल मार्जिन वाला एरिया। फिर हम एक बात कर लेते हैं, कॉन्टिनेंटल मार्जिन दो तरह के हो गए, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव के अंदर सबडक्शन जोन, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, ये सारी चीजें हो गई। एडियन माउंटेन, जापान कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ये एक्टिव का सबसे अच्छा उदाहरण है, यहाँ पे मोस्ट एक्टिविटी होती रहती है, जैसे जापान में भूकंप आते ही रहते हैं। सैंड एंड ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है, ये ट्रांसफॉर्म एक दूसरे में स्लाइडिंग इच अदर हो रहा है। पैसिव की बात करें, अकर अलोंग द एज ऑफ ओपनिंग एरिया ओशियन बेसिन, मिनिमम टेक्टोनिक एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं, अब देख लेते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कौन सी? डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, ये लो। तो डाइवर्जेंट के अंदर क्या होता है, ये डाइवर्जेंट मानो, डाइवर्जेंट को आप ओशियन रिज भी बोल सकते हो या मिड ओशियन रिज। कौन सी बोल सकते हैं? मिड ओशियन रिज। तो अपन चलते हैं, ये बना देंगे MOR भी बोलते हैं। तो मिड ओशियन रिज, ये वाला एरिया क्या होता है कि न्यू लिथो, मिड ओशियन रिज में न्यू लिथोस्फीयर फॉर्म, न्यू लिथोस्फीयर फॉर्म। अर्थक्वेक जोन, यहाँ पे सेलो अर्थक्वेक आते हैं। सेलो अर्थक्वेक देखने को मिल सकता है। फिर इसके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हॉरिजॉन्टली मूव करता है, कहाँ से? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस हो सकता है यहाँ पे। और मोस्ट एक और इसका फीचर है, प्लेट मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। प्लेट मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि ये दो, ये प्लेट हो गई, ये प्लेट है,
ये किस तरह से ऑपोजिट जा रही है। तो तो यहाँ पे क्या न्यू ओशियनिक क्रस्ट बन जाएगी ना, नीचे अपवेलिंग होने की वजह से। तो न्यू ओशियनिक क्रस्ट, न्यू ओशियनिक क्रस्ट भी फॉर्म हो सकता है। ओशियनिक क्रस्ट वो होगी जो कॉन्टिनेंटल ओशियन वाले एरिया के अंदर जहाँ ओपियोलाइट वगैरह सी डी मिलती है, ये ओशियनिक होगी। फिर बात करते हैं हम, एक अपना टर्म्स रह जाता है, उसका नाम है डाइवर्जेंट, पढ़ लिया हमने, कन्वर्जेंट पढ़ा था। एक बच रहा है अपने ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, कौन सा, ये ले लो आप पे, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, ये वाला देखो, ये जो लोकेशन देख रहे हो यहाँ पे, ये ट्रांसफॉर्म फॉल्ट की, कौन सी, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। इसके ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में प्लेट स्लाइड पास्ट ईच अदर। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट में क्या होता है, प्लेट स्लाइड पास्ट ईच अदर। जैसे कि आपको बना देता हूँ, ये चीज़ है, ये प्लेट हो गई, बट यहाँ पे भी स्लाइडिंग कर रही, एक तो इस तरह से मूव हो रहा, सेकंड यहाँ पे मूव हो रहा, थर्ड वापस प्लेट क्या होगी, ये इस तरह से मूव है, बट ये इसके ऑपोजिट में जा रही, यहाँ इसके ऑपोजिट में। तो इन दोनों के बीच में ये स्लाइडिंग हो रही है, ये क्या होगी, ट्रांसफॉर्म, मतलब प्लेट स्लाइड इच अदर। ये अपने यहाँ पे स्लाइड कर रही है, ये इस मूव में कर रही है, जबकि ये सेकंड इसके ऑपोजिट में, और ये अपने इसके पैरेलल जा रही है। तो ये प्लेट स्लाइड इच अदर, इसको बोल सकते हो आप ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। कौन सा, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। फिर एक होता है, एक इसी के अंदर एक नया टाइप और है, ये प्लेट है, ये क्या हुआ, इसने एक दूसरे, ये कन्वर्जेंट हो गई यहाँ पे, वो तो डाइवर्जेंट हो रही है, ये कन्वर्जेंट हो रही थी। ये इमेज बनाना जरूर ध्यान रखें। इस ये होता है फ्रैक्चर जोन, या इसको बोल सकते हो आप ट्रांसकरंट फॉल्ट। कौन सा फॉल्ट है ये तो था ट्रांसफॉर्म, बट प्लेट जब एक दूसरे से मूव कर रही है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगी, कोलाइडल हो रही है, तो ये बना सकता है आपके ट्रांसफॉर्म, ट्रांसकरंट। कौन सा फॉर्म है, फॉल्ट है, ट्रांसकरंट, ट्रांसकरंट फॉल्ट। तो ये टर्म्स ध्यान रखें, और किस तरह के इसकी इच अदर होता है, या फॉर्म में कोलाइडल हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है। ये अगर कोलाइड हो रही है तो हो गया ट्रांसकरंट, अगर कोलाइड नहीं हो गया, डाइवर्जेंट हो रहा है, तो इसमें क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है। और इसी को ट्रांसकरंट को बोलते हैं आप फ्रैक्चर जोन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, फ्रैक्चर जोन। क्यों, ये तो यहाँ पे कोलाइड हो गया, ये भी यहाँ, तो बीच में इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेस वाला एरिया होगा ना, ये तो ये एक तरह से फ्रैक्चर क्रिएट कर सकता है, तो इसको आप बोल सकते हो फ्रैक्चर जोन। नोट्स बनाते रहे साथियों, साथ साथ यही आपको एक जीत की राह तक पहुंचाएगा। और बात करते हैं, ये भी कहाँ बनता है, इनके भी दो तीन तरह के होते हैं। रिज पे बनता है, जैसे रिज और रिज दोनों जगह बनता है, या फिर ये रिज से ट्रेंच बन सकता है, ये ट्रेंच वाला एरिया होगा। रिज मतलब ये पूरा एरिया, ये ओशन यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ओशनिक रिज वाले एरिया के अंदर फॉर्म होगा। तो मोस्ट ऑफ एग्जाम क्वेश्चन पूछ लेता है, रिज से रिज कौन सा, इसका कोई कॉमन एग्जाम्पल बताओ। रिज से रिज में फॉर्म होने वाला ट्रांसफर, ये है एंटोलियन फॉल्ट। कौन सा है, ये ध्यान रखना, ये एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं। एंटोलियन, मतलब ये फॉर्म होता है रिच एंड रिच, और ये कॉन्टिनेंटल फॉल्ट है। किस तरह का, कॉन्टिनेंटल वाला एरिया। और इसकी लोकेशन आपको देखने को मिलेगी तुर्की, टर्की, टर्की। तो एंटोलियन फॉल्ट किस तरह का एग्जाम्पल है, यू दे देगा, रिच टू रिच, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसकरंट। तो आपको आ रहा है लगा दो, नहीं तो बेटर हो।
गलत तो अटेंड होता ही है, और इसी वजह से तो पीछे रह जाते हैं। फिर रिच टू ट्रेंच एंड ट्रेंच टू ट्रेंच, और ट्रेंच टू ट्रेंच वाला कौन सा है? ट्रेंच एंड ट्रेंच। रिज और रिज का एंटोरियन फोल्ड हो गया। ट्रेंच एंड ट्रेंच से कौन सा फोल्ड बनता है वो बताना आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर। और ये है ओशियनिक क्रस्ट हो गई, ये उसकी ये कॉन्टिनेंटल वाले एरिया में लिथोस्फेरिक क्रस्ट, और ओशियन वाले एरिया में ओशियनिक क्रस्ट। बट जहाँ ओशियनिक क्रस्ट अपराइजिंग होती है वहाँ पे क्या बनता है? आइसलैंड आर्क। और आइसलैंड आर्क बनता है। बट अगर कॉन्टिनेंटल वाले एरिया में हो गया तो कौन सा है? कॉन्टिनेंटल आर्क। बट ये होने की वजह क्या है? ये अपराइजिंग ऑफ मैग्मा। अपराइजिंग मतलब अपराइजिंग होने की, राइजिंग होने की वजह क्या है? वही चीज़ है, नीचे मोमेंट की प्लेट के नीचे क्या हो रही? डाउनवर्ड में वहाँ हीट, और हीट होने की वजह रेडियो एक्टिव प्रोसेस की वजह से हाई हीट जनरेट होता है, और हाई हीट जनरेट होने की वजह से यहाँ का मैग्मा क्या होता है? अपराइजिंग हो सकता है। यहाँ पे देखो वन साइड में एक जगह नीचे जाएगा, सेकंड साइड में क्या उसको ऊपर उठना ही सबडक्शन। तो हो सकता है कभी कभी यही चीज़ क्या होती है? रोल बैक भी हो जाता है। यहाँ पे क्या हुआ? मेल्टिंग हुआ, मेल्टिंग पूरा, ये तो ओशियनिक क्रस्ट ही था, बट ओशियनिक क्रस्ट क्या डाउनवर्ड आ गया। डाउनवर्ड आने के बाद में यहाँ मेटामॉर्फिज्म होकर वापस इग्निस एक्टिविटी करके वापस अपराइजिंग हो जाता है। इसको बोलते हैं रोल बैक, ट्रेंच रोल बैक। यहाँ से ऊपर उठ गया, और एग्जाम में क्वेश्चन शायद ये पूछा भी गया, एक्रीशन प्रिज्म रोल बैक का कौन सा है? इधर आपको बताता हूँ मैं, ये फ्रैक्शन मेल्टिंग हो गया, रोल बैक, यहाँ से डाउनवर्ड हो गए, ये ट्रेंच रोल बैक, ये हो रहा है। तो ट्रेंच नीचे जा रहा है सबडक्शन जोन की वजह से, रॉक यहाँ मेल्ट हुई एस्टर्नोस्फेयर, और वापस हाई हीट की वजह से अपराइजिंग हो गया, और इसी को बोलते हैं ट्रेंच रोल बैक। या बैक आर्क बेसिन स्प्लिटिंग सेंटर बन सकता है। क्यों? मेल्टिंग रॉक है, मेल्टिंग रॉक एस्टर्नोस्फेयर कब ऊपर आ गई, तो इससे बैक आर्क बेसिन फॉर्म हो गया, एंड ट्रेंच उसके बीच में आ गई, एंड ये ओशियन आइसलैंड फॉर्म हो रहा है ओशियन लेवल पे। ये और ये फोर आर्क, ये बैक आर्क ट्रेंच के जस्ट फ्रंट साइड में हो गई, तो ये तो फोर आर्क, जबकि ट्रेंच के ऑपोजिट में हो गई, ये होगी बैक आर्क बेसिन, और ट्रेंच ही वाला एरिया हो गया। फिर बात करते हैं आपके ट्रेंच जहाँ होती है वहाँ पे ट्रिपल जंक्शन बनते हैं। क्या? प्लेट मोमेंट, प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर क्या होता है? ये वाला स्लाइड टू इच अदर, स्लैब पुलवार्ड हो रही है, अपराइजिंग हो रहा है, ये डाउनवार्ड हो रहा है, यहाँ से अपराइजिंग ली, तो इस पर स्लैब पुल डाउन होती जा रही, और ये रीच है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं आपकी ट्रिपल जंक्शन की। ट्रिपल जंक्शन ये प्लेट टेक्टोनिक का बहुत अच्छा हिस्सा है, और ट्रिपल जंक्शन पे बहुत अच्छा गजब का क्वेश्चन पूछते हैं, जो आप लोग पढ़ो या पढ़ के नहीं जाओ या नहीं समझ आया तो फिर क्या होता है, वहाँ पे गलत ही होता है। ट्रिपल जंक्शन, ट्रिपल जंक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ combination of three boundaries, common point कहाँ पे होगा? common point of meeting of थ्री बाउंड्री सेगमेंट, थ्री बाउंड सेगमेंट बोल दो आप, थ्री बाउंड सेगमेंट बोल दो। जैसे ये भी प्लेट, ये प्लेट आपस में यहाँ टकरा रही, बट इनका लास्ट एंड पॉइंट यहाँ आ रहा है, फिर ये प्लेट यहाँ मूव कर रही है, इसके अंदर ये हो गया पूरा, यहाँ ये, तो ये जो कॉमन मीट पॉइंट हो गया, इसको बोल सकते हैं आप ट्रिपल जंक्शन। और यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी देखने को मिलती है, जैसे कि एक
अफर नाम सुना होगा, वॉल्केनो था बहुत जबरदस्त, अफर हॉट स्पॉट। तो इंडिया में आपने देखा होगा मालानी रायोलाइट, ये अफर वॉल्केनो का ही पुण्य प्रताप है, जिसकी वजह से आज हमें मालानी रायोलाइट देखने को मिलता है बाड़मेर वाले एरिया में, जोधपुर के आसपास सब जगह। ये सारे अफर वॉल के हॉटस्पॉट के ही कमाल थे उस टाइम में, जो हमें इतनी अनमोल चीज़ें दिखाने को मिल रहा है आज एग्जाम्पल के रूप में। जैसे कि RTF, RTF, आर का मतलब रिप्ट फॉर्म होगा, टी का मतलब ट्रेंच, एफ का मतलब फॉल्ट। रिप्ट क्या होती है? एक तरह की स्प्रेडिंग बाउंड्री होती है। जबकि ट्रेंच ये कन्वर्जन पे भी हो सकती है और सबडक्शन में भी हो सकता है, कन्वर्जन पे भी हो सकता है एंड सबडक्शन जोन। आगे बात करते हैं फॉर्म, फॉल्ट का बनता है हमेशा, कहाँ गया, फॉल्ट का फॉर्मेशन हमेशा ट्रांसफॉर्म फॉल्ट पे ही हो रहा है। फॉल्ट जैसे हो सकता है ट्रांसफॉर्म, क्या मार्कर कहाँ गया, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। तो ये तीन चीजें देखने को मिलती है, रिप्ट, ट्रेंच एंड फॉल्ट। अब हो सकता है वो जंक्शन, जो ये ट्रिपल जंक्शन है, तो ट्रिपल जंक्शन में आर आर आर, रिप्ट 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 भी हो सकता है, टी टी टी, ट्रेंच 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 भी हो सकता है, एफ एफ एफ, फॉल्ट 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 भी हो सकता है। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और स्टेपल कौन सा होता है वो बताओ मुझे। ट्रिपल जंक्शन में हमेशा रिप्ट होता है, ट्रिपल आर वाला सबसे ऑलवेज स्टेबल क्या होता है, ये ऑलवेज स्टेबल, मतलब इधर भी रिप्ट, लेफ्ट राइट और जो भी है वहाँ पे रिप्ट। फिर बोलते हैं सबसे, बात करते हैं टी टी टी, ऑलरेडी ट्रेंच है, ट्रेंच का तो कोई रोल ही नहीं है इतना। बात करते हैं एफ एफ, एफ एफ ये ऑलवेज अनस्टेबल। तो ऐसे करके टोटली जो जितने भी रिप्ट बेल्ट है वो चीज़ें हमें, ट्रिपल जंक्शन है ये है। तो ट्रिपल जंक्शन को हम आज शाम तक होगा तो वापस डिस्कस करेंगे। अभी क्योंकि मेरा वापस कोचिंग में पढ़ाने का भी टाइम हो गया है, तो आपसे मैं शाम से वापस इवनिंग में मुलाकात करेंगे। हम नोट्स आप जरूर बनाते रहें, जितना भी पढ़ाया उसका डिटेल में एनालिसिस और करेंगे। सेकंड बात, एक बात तो ये तो होगी, फिर पेपर 1 के लिए GSI में हम करंट अफेयर के साथ लेके चल रहे हैं। उसके अंदर जितने भी करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके भी मैं एक साथ कवर कर रहा हूँ, ताकि जो एग्जाम के परस्पेक्टिव से क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट निकलने वाले हैं ना, वो उसके साथ ही कवर करवा रहा हूँ। तो उसका भी आप डिटेल एनालिसिस करंट अफेयर के सेक्शन में जाके देख सकते हो। और जियोलॉजी वाला जो सेक्शन है वो आज ही स्टार्ट हुआ है, तो आप कंटिन्यू रहें। बाकी सारी चीज़ें धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएगी और जल्दी ही आपको एग्जाम होने से पहले सारा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। तो इसीलिए आप जियोलॉजी वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, जो भी अभी BSc का स्टूडेंट हो, चाहे MSc कर रहा हो या अच्छे लेवल की तैयारी कर रहा हो या अभी नया लर्नर है, सबके लिए एज ए फाउंडेशन कोर्स ही है। तो आप थोड़ा साथियों, दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हमदम, मेरे